अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था ये है कि आप कार्य संचालन नियमावली को देखें, जिससे ये विधानसभा लोकसभा चलता है और सबसे मान्यता प्राप्त है कॉल एंड सेक्टर की। उसमें देखें विशेषाधिकार के मामले को स्पष्ट अंकित है ये बातें कि विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप विधानसभा की अवमानना है। और कल प्रतिपक्ष के नेता अमर मौर्य जी ने सदन से बाहर जाकर के भी कहा, जो अखबारों में आज सुर्खियों में छपा है, कि विधानसभा के अध्यक्ष सरकार और पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप है अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा की अवमानना है और इन पर विशेषाधिकार का मामला बनता है अध्यक्ष महोदय, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो सत्ता पक्ष के लोग, जो हमारे प्रतिपक्ष का माइक बंद कर देता है, जबरदस्ती सदस्यता छीन लेता है, ऐसे लोग आज विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाता है। ऐसे लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे सदन से मांग करता हूं, सदन के माध्यम से आपसे, कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, वरना इसकी पुनरावृत्ति होगी। पहले भी आपने देखा होगा कि इसके पूर्व भी इन्होंने जाके सदन के बाहर जाति सूचक बात करके कहा था कि इसलिए मुझे विधानसभा के अध्यक्ष सताते हैं कि मैं अनुसूचित जाति का हूं। तरह तरह के आरोप इनके लगते रहे। इस प्रकार के आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं होगा तो इस विधानसभा में गलत परंपरा चलेगी, गलत व्यवस्था खड़ी होगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा आग्रह होगा इस पर कार्रवाई हो। आगे आनंद कुमार ओझा जी बोलिए बोलिए। हम खड़ा रह के बैठ जाए महोदय? नहीं, बोलने दीजिए इनको, उसके बाद आपको पुकारते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको हम सब लोगों ने मिलकर के अध्यक्ष के पद पर बैठा है और आपके प्रति, उस शासन के प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान भी है। लेकिन अगर कोई बात हमको व्यथित करेगी तो हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मैंने आपसे, आपके माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपने दल की पीड़ा को ध्यान आकृष्ट करने के लिए आपसे कहा। ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में पूरा विधानसभा और सदन चलता है। हम लोग अभी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार और उनका, और देश के हमारे जो स्पीकर हैं सर्वोच्च सदन के, नहीं अपने लोकसभा के, ओम बिरला जी के साथ संवाद और उनके बयान अखबारों में देखे हैं कांग्रेस का। कब लोकतंत्र हाशिए पे नहीं जाता है क्या? कब लोकतंत्र का अवमानना नहीं होता है क्या? तब परंपराएं नहीं टूटती है क्या? मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पद भगवान का पद नहीं है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। कोई भी पद ऐसा जो भगवान का पद है जिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। अगर यदि उठाया जा सकता तो यह तानाशाही देश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। और बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में अगर यदि मैं मर्यादा के साथ अपनी बातों को रख रहा हूं तो इस मर्यादा के साथ बातों को रखने का अधिकार अपने पास है। और मैं महोदय, मुझे कंक्लूड करने दिया जाए। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि किसी भाई के कारण मैं अमर मौर्य अपनी बातों को या अपने दल की बातों को बोलना छोड़ दूं तो ऐसा कुछ कभी हो नहीं सकता। फिर से मैं ये बातों को दोहरा रहा हूं। इसलिए कांग्रेस का तो चाल चरित्र कह रहा ही रहा है। जगजीवन राम जी से लेकर के बीडी अपने बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के अमर मौर्य तक, इन लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाए। आज चौकीदार में, आज अपने रेंजर के बहाली में दलितों का आरक्षण को शून्य कर दिया। इन लोगों से, कांग्रेस से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। मान्यवर, जो विषय आदरणीय प्रदीप यादव जी ने उठाया, सदन के बाहर वक्तव्यों को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मान्यवर नेता प्रतिपक्ष को जब आपने इस बात के लिए इंगित किया कि उंगली दिखाकर बात नहीं करें, तो इस सदन के सौध ने, इस सदन के रिपोर्टर टेबल ने यह जरूर देखा कि नेता प्रतिपक्ष ने आसन को यह कहा कि आपको जो करना है आप कर लें। ये कहते हैं कि भगवान को छुड़ाकर सब पर सवाल करने का अधिकार होना चाहिए, और ये कहते हैं केंद्र की बात, 146 सांसदों को इनके ओम बिरला ने निलंबित किया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की यह पहली घटना थी मान्यवर, और यह उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिस व्यवस्था में आसन सदन में सर्वोच्च स्थान है।
अगर यह आसन सर्वोच्च स्थान है और उसको उंगली दिखाकर कोई सदस्य, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष ही क्यों ना हो, अगर इस बात को कहता है कि आपको जो करना है कर ले, ये मान्यवर आसन की अवमानना नहीं है, ये विधानसभा की अवमानना है। और मैं कहता हूं कि उनको अपने वक्तव्यों के लिए और अपने बॉडी लैंग्वेज जिससे वो चुनौती देते प्रतीत होते हैं, उसके लिए सदन से और झारखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं सदन में था और जिस बात की चर्चा माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी कर रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहे हैं, विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक कौल और सकधर की किताब दिखा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, संविधान के अंदर स्पष्ट व्याख्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर का आसन सर्वोच्च होता है सदन के अंदर, लेकिन यदि किसी को तकलीफ होगा या किसी दल को तकलीफ होगा तो उस बात को इंगित करने का काम करेगा। आपको लगा होगा कि अंगुली दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी मनसा अंगुली दिखाने का नहीं था। और विशेषाधिकार की बात वो कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके नेता लोकसभा के अंदर कनखी मारने का काम करता है, कनखी मारने का काम करता है, गले जबरदस्ती गले लगने का काम करता है, उस दल का नेता है प्रदीप यादव। और इस तरह की बात है, बात उस जगह पर नहीं है। विशेषाधिकार को कोई मामला नहीं है। एक दलित के ऊपर यदि इस प्रकार का आप लोग कार्रवाई कीजिएगा, इस तरह के आक्षेप लगाइएगा, तो इन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर जगजीवन राम तक को किस प्रकार कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का काम किया है, ये आज भी दलितों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जेएमएम के लोग कर रहे हैं, राजद के लोग कर रहे हैं, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय सीपी बाबू, एक मिनट। देख, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता सब माननीय सदस्यों को और सब व्यक्ति को हमारे देश के अंदर में है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता व्यक्त करने के क्रम में उसमें मर्यादा अमर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर कहीं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को व्यक्त करने के क्रम में वो अगर अमार्जित होता है, तो हमको लगता है कि आप जैसा माननीय सदस्य जो संसदीय व्यवस्था के मर्मज्ञ है, हमको लगता है कि आप भी इसको ग्रहण नहीं करेंगे। सवाल इस जगह पे है। मैं और एक बात आपको लगले बता देना चाहता हूं। कल जब माननीय नया सदस्य कल्पना जी अपना बातों को रख रहे थे, तो आसन के द्वारा यही सबको कहा जा रहा था कि उनका मेडन स्पीच है। आसन के द्वारा तो ये नहीं कहा गया कि कल्पना जी आदिवासी समाज से आते हैं, कल्पना जी महिला हैं, आप इनको काहे बाधित कर रहे हैं। अगर जिस बात को आप लोगों ने कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो बात अगर उस तरफ से भी हो कि एक आदिवासी महिला को आप लोग बोलने से रोकते हैं, ये बात होता है। न सत्ता पक्ष की ओर से न आसन की ओर से इस विषय तो नहीं गया जिस विषय को आज ला रहे हैं। चलिए इसको यही पटाक्षेप करते हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न था। अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न है। एक मिनट सुनिए, लीजिए इन लोगों का, बोलिए। अच्छा आपको देते हैं प्रदीप जी, उनको बोलने दीजिए, नवीन जी को बोलने दीजिए। आप बैठिए। आनंद जी नवीन जी बोल लीजिए, फिर प्रदीप जी को फिर। अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए। अध्यक्ष, हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपके आसन से जो वक्तव्य आया, हमको याद दिलाना हम चाहेंगे कि 2014 से 2019 में एक आदिवासी समाज का ही स्पीकर पद पर आसीन थे। अध्यक्ष महोदय, आप भी उस समय माननीय सदस्य थे। जेएमएम कांग्रेस ने यहां तक नहीं छोड़ा कि जूता चलाने से भी नहीं बचे, वो जूता भी चलाए और स्प्रे मारे। वो समय भूल जा रहे अध्यक्ष महोदय, कुर्सी तोड़ दिए, तिरंगा झंडा का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय, उस समय माननीय प्रदीप यादव जी को नहीं दिखा, लेकिन आज
अगर अपनी बात को नेता प्रतिपक्ष रख रहे हैं, तो उनकी इसी जगह गलत को छोड़िए, दबाने का इसी काम जगह। अगर होगा तो प्रतिकार होगा। अब सदन का कार्रवाई चलने दीजिए। एससी का रिजर्वेशन 0 हो गया। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से है और यह देने वाली भी कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस है। ये अभिव्यक्ति छीनने वाले लोग हैं और ये कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को तो विधानसभा बनाने के अध्यक्ष बनाए गए, आज उनको सम्मान ये मिला जिस कारण ये विधानसभा है। हमें ये विधानसभा की प्रक्रिया संचालन नियमावली भी हमारे पास है, तो हमारे संविधान के तहत ही अध्यक्ष महोदय, संविधान को बनाने की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। अगर कांग्रेस के हाथ में देश की स्वतंत्रता न होती, ये लोग होते, तो आज देश मनुस्मृति से चलता, कहीं दलित और पिछड़ा रहता नहीं, कहीं आदिवासी रहता नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये मनुस्मृति वाले लोग, ये लोग क्या बताएंगे? आनंद कुमार ओझा जी, आप हो गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय हो गया। आपको साधुवाद है, कल भी साधुवाद दिए थे और हमें लग रहा था कि बार बार हम ही को दबाने का तो काम नहीं हो रहा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है पेयजल स्वच्छता विभाग से। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर नल जल योजना, जल जीवन मिशन के माध्यम से राज्य के साथ समन्वय करते हुए और महोदय हर घर को शुद्ध पानी मिले, इस दिशा में महोदय उन्होंने योजनाओं का सूत्रण किया है। और हमने प्रश्न पूछा है महोदय कि क्या राज्य में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 62 लाख घरों को नल से जलापूर्ति किया जाना है, जिसके माध्यम से अब तक 51% ही कार्य हुए हैं और मेरे विधानसभा में और भी कम हुए हैं। सरकार ने इसको आंशिक रूप से महोदय स्वीकार किया है और राज्य में कहा है कि राज्य में जल जीवन मिशन अंतर्गत कुल 62,48,000 ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 33,75,000 घरों तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति चालू की जा चुकी है और कुल लक्ष्य का 54.2% है। महोदय, इन्हीं की सरकार थी और जनवरी 2024 में इन्होंने कहा था कि 51% घरों को हमने आच्छादित करने का काम किया है। ये महोदय सरकार का उत्तर है। 6 महीने के अंदर पूरे राज्य में अगर सरकारी आंकड़ों को भी देखते हैं महोदय, तो मात्र 3% ही घरों तक ये पेयजल आपूर्ति कर पाए। उसी के आगे इन्होंने कहा है, मैंने पूछा इनसे कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में मात्र 40% कार्य हुए हैं। महोदय, उन्होंने उत्तर साहेबगंज जिला के बारे में दिया है। मैंने पूछा है राजमहल के बारे में, इन्होंने उत्तर दिया है साहेबगंज जिला के बारे में कि साहेबगंज जिला में कुल जेजेएम के तहत 2,81,734 घरों में जलापूर्ति करना था, जिसके विरुद्ध 1,29,067 घरों में नल से पेयजल आपूर्ति किया जा चुका है। यह कुल लक्ष्य का महोदय 45.81% है। शेष कार्य प्रगति पर है। महोदय, मैंने 3-4 योजनाओं का साहेबगंज का चर्चा किया। साहेबगंज शहरी पेयजल आपूर्ति योजना, साहेबगंज ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, राजमहल ग्रामीण मेगा जलापूर्ति योजना। महोदय, किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर, मेरा इस सरकार के द्वारा उत्तर है, उत्तर कहेंगे तो पढ़कर बता देंगे महोदय, किस प्रकार से जो भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार के समन्वय से सबको शुद्ध पानी पिलाने की योजना है महोदय, साहेबगंज नगर, साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल नगर, राजमहल ग्रामीण और उधवा प्रखंड, इन क्षेत्रों में महोदय कैसे बंदरबाट किया गया है। महोदय, आप मेरा जो सरकार ने उत्तर दिया है, उस उत्तर के आधार पर मैं बहुत विनम्रता से महोदय आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि विधानसभा की अगर ये सरकार के उत्तर, ये पूरे राज्य के हालात है महोदय, अखबारों के सुर्खियों में पड़े हुए हैं, टावर खड़ा कर दिया गया है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे महोदय हमारे राजमहल, पूछ रहे हैं, घबराइए मत। चलिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे महोदय हमारे यहाँ, मैंने उनसे गुहार लगाई है कि शहरी पेयजल आपूर्ति योजना 2016 से प्रारंभ हुआ महोदय, आज तक एक घर में भी पानी नहीं मिला। साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मंत्री थे विभाग के, वो आज तक एक घर में भी पानी नहीं जा पाया, उसका भी उत्तर महोदय असत्य उत्तर इसमें दिया गया है। उसी प्रकार से मेगा जलापूर्ति योजना साहेबगंज
महोदय, जिस पर मेरा सवाल है, क्या माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है साहेबगंज मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो 2012-13 में प्रारंभ हुआ, इस योजना के तहत 13,000 घरों में जलापूर्ति की जा रही है। माननीय मंत्री जी, जो उत्तर आया है आपके साथ, ये उत्तर को सरकार का उत्तर मानने को तैयार है महोदय? ये मेरा पहला पूरक है महोदय। चलिए, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले सरकार में गोविंदपुर जलापूर्ति योजना 237 करोड़ का योजना था। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन सत्य को सामने लाने के लिए मैं खड़ा हूं आपको बोलने के लिए। अध्यक्ष महोदय, कि 237 करोड़ का योजना गोविंदपुर जलापूर्ति योजना इन लोगों के गवर्नमेंट में, इन लोगों के सरकार में वो योजना धरातल पर लाया गया था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसमें इतना घपला हुआ है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 15 से लेके 18 के बीच में 24,000 कंज्यूमर को पानी देना था, लेकिन वो काम इतना अनियमितता हुआ, इतना लूट हुआ उस काम में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को जांच कराने के लिए मैं मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं लोगों का था और लूट उस समय हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा उत्तर तो सुन लीजिए सर जी, वो फिर आपको देते हैं। ये आप माननीय सदस्य उत्तर तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको देते हैं। पुराने और अनुभवी सदस्य हैं और सारी वस्तु स्थिति से ये विज्ञ हैं, सारा चीज कुछ जमीनी हालात ये अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रश्न के पहले जो इनकी जिज्ञासा है, उसके पहले इतनी बड़ी भूमिका ये बांध देते हैं कि मूल इनकी जिज्ञासा क्या है, इससे ये पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना, फलाना, ऐसे देना, ऐसे शुद्ध पेयजल। यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने गए प्रधानमंत्री हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा संघीय ढांचा है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका होती है कि किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए। और ये जो राग अलापते रहते हैं कि नल जल योजना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है, मोदी जी की योजना है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये योजना पूरी तरह से 40% भी पूरा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं, 60% राज्य सरकार इसमें राशि अपनी तरफ से देती है। जो 10% जो जनता को देना है वो भी राज्य सरकार वहन कर रही है और पूरी मॉनिटरिंग राज्य सरकार की होती है, पूरी मशीनरी राज्य सरकार की लगती है, तब योजना धरातल पर उतरती है। इसलिए अपनी पीठ थपथपाने के बजाय ये जो कह रहे थे पूर्व की सरकार और अभी की सरकार की बात, इस सरकार में ऐसा हुआ, इनके समय में क्या स्थिति थी, 4.5% भी घरों तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पाया था। इस पर भी इन्हें मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और सवाल अपने से करना चाहिए। और आज हम 54% से ज्यादा पहुंच गए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में आज आप 2-2.5 साल कोरोना, 2-2.5 साल आप लोगों की मेहरबानी जो रही, किस तरह से आप लोगों ने इस राज्य को अस्थिर करने का काम किया, किस तरह से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का काम किया और यहाँ के विकास को रोकने का काम किया। यहाँ के लोगों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध न हो, इसमें साजिश की। यहाँ के लोगों को रोजगार न मिले, वो साजिश के तहत बंद करने का काम किया। बावजूद इसके मैं एक एक जिज्ञासा इनकी पूरी करने को, एक एक जो इनका जो प्रश्न है, इनका विस्तृत रूप से उत्तर इन्हें प्राप्त हो गया है। और ये अभी राजमहल की बात कर रहे थे और कहे कि हम साहेबगंज के बारे नहीं पूछें, और खुद ही राजमहल, आपको बरहेट, साहेबगंज,
सबका इनका प्रश्न मिश्रित प्रश्न है इनका, ये किसी एक योजना को लेकर प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय इनका प्रश्न मिश्रित प्रश्न है पूरी तरह से कहें तो। ये आप फिर पूछिएगा, आप तैयार हो लीजिए ना, मैं आपको उनका बता दूं उत्तर में अध्यक्ष तैयार हो महोदय, लीजिए, फिर पूछिएगा। 11-12 में जो इस सरकार की बात करते हैं तो उस समय किनकी सरकार थी? चलिए, साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य 2011-12 में शुरू हुआ था और पहले जिस संवेदक को काम दिया गया था उसका काम संतोषप्रद नहीं था होने के कारण उसको रिसाइन किया गया। रिसाइन करके नई एजेंसी को नए एस्टीमेट के तहत काम आवंटित हुआ अध्यक्ष महोदय, और उसमें बहुत सारी फिर से जो अड़चने आती हैं रेलवे के द्वारा, और वहां भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के बंदरगाह वहां प्रस्तावित जो स्थल चिन्हित किया गया था WTP के लिए, तो उसके कारण योजना में देरी हुई और आज योजना की स्थिति यह है, स्थल परिवर्तित करके WTP का काम भी तेजी से चल रहा है और इस योजना में 88.30% कार्य पूरा कर लिया गया और दिसंबर माह तक ये योजना, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा माननीय सदस्य महोदय को कि दिसंबर माह तक ये योजना पूर्ण कर ली जाएगी। अब बात है साहेबगंज मेगा जलापूर्ति योजना की, तो कामोबेश स्थिति उसमें भी वही है। 2012-13 में योजना प्रारंभ हुआ था और इस योजना के अंतर्गत 3 प्रभाग हैं, साहेबगंज, बरहेट तथा राजमहल। वर्तमान में बरहेट प्रभाग के अंतर्गत 8000 तथा राजमहल प्रभाग अंतर्गत 5000 यानी 13000 घरों में जलापूर्ति की जा रही है अध्यक्ष महोदय, 13000 घरों में साहेबगंज मेगा से। इसके साथ साथ साहेबगंज प्रभाग अंतर्गत WTP का निर्माण पूर्व में प्रस्तावित रेलवे की जमीन में कराया जाना था। रेलवे से NOC नहीं मिला, फिर स्थान परिवर्तित किया गया, अभी हमें जगह मिल गया है और भूमि चिन्हित कर लिया गया है और फिर एक पुनरीक्षित प्रकलन के तहत निविदा भी पूरी कर ली गई है। 16/3/24 को निविदा को की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और ये निविदा अंतिम रूप में है। और अंतिम तिथि निविदा की 2/8/24 है। कार्य आवंटित होने के बाद इसका कार्य प्रारंभ करके शीघ्र कार्य पूरा करा लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। और राजमहल प्रभाग से संबंधित योजना आंशिक चालू अवस्था में है। बरहेट प्रभाग से भी जलापूर्ति की जा रही है अध्यक्ष महोदय। और राजमहल शहरी जलापूर्ति योजना की जो इन्होंने और बात की है वो जुडको के अंतर्गत आता है। जुडको के द्वारा वो कार्य संपादित कराया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए उसका वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत है अध्यक्ष महोदय। और साहेबगंज जिला के में JJM के अंतर्गत 2,81,734 घरों में नल से जलापूर्ति किया जाना है, जिसके विरुद्ध 1,29,067 घरों में नल से पेयजल आपूर्ति किया जा चुका है। यह कुल लक्ष्य का 45.81% है और शेष कार्य काफी तेजी से चल रहा है और वहां भी अशेष कार्य भी तेजी से करके एक घर को हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफल होंगे अध्यक्ष महोदय। और कुछ नहीं पूछना, मटोल उत्तर दिया महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, आप आपको प्रश्न समाप्त होने के बाद देंगे ना प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, बेचारा का उत्तर प्राप्त होने दीजिए, फिर आपको देना है। अध्यक्ष महोदय, जरा रिकॉर्ड खोल करके देख लीजिए। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए थे हमारे यहाँ, उनके सामने भी मैंने गुहार लगाया और जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री थे, शायद माननीय मंत्री जी का मन में क्या चल रहा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैंने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री के रूप में उन्होंने ही शिलान्यास किया था, शायद ये भूल गए उस समय सोचने का, या हो सकता है कि इनको मोदी फोबिया का शिकार हो गए, इसलिए जो भी चीज कहना है अच्छी बातें भी उनको खराब लग रही है। महोदय, मेरा प्रश्न है पूरा, मैंने पूछा कि साहेबगंज ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत साहेबगंज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 13,000 घरों को जलापूर्ति की जा रही है। महोदय, क्या ये उत्तर जो आया है उससे इस सदन के माध्यम से मंत्री जी संतुष्ट है कि साहेबगंज ग्रामीण प्रखंड को 13,000 परिवारों को कनेक्शन दिया गया है? मेरा पहला पूरक यही था महोदय, इस पर जरा पूछ लीजिए माननीय मंत्री जी, अगर ये उत्तर मान्य सदस्य, आपको अगर मंत्री के उत्तर में कहीं शंका है
उन्होंने 13,000 घर में पेयजल आपूर्ति करने का बात कर रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि कहीं कम बेसी तो बोलिए, फिर मंत्री जी जवाब देंगे आपको। महोदय साहेब, अच्छा, आप थोड़ा आपको सहयोग कर रहे हैं सीपी बाबू। सीपी बाबू सहयोग बोल लेते, उसके बाद सहयोग करा दीजिएगा महोदय। पहला तो शंका है महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि जा करके साहेबगंज सदर प्रखंड के लोगों का जीवन जा करके देखिए कि आज वहां आर्सेनिक और फ्लोराइड पानी पीने से डिहारी गांव में महोदय, डिहारी गांव में 100 से ज्यादा लोग असमय काल कल्पित हो गए महोदय। हर अधिकारी, हर वो तंत्र है जिसके पास हमने गुहार लगाया महोदय। और महोदय सदन के अंदर माननीय मंत्री जी अगर ये उत्तर पढ़ रहे हैं तो ये पूरी तरह से सत्य है। इस बात की मैं चुनौती देता हूं महोदय, चलिए पूरी तरह चुनौती देता हूं महोदय। हो गया, उनको गुमराह कर रहे हैं अधिकारी। अच्छा, वो जवाब दे रहे हैं ना। चलिए, आप क्या सहयोग कर रहे हैं उनको? इसी में पूरक में पूछ लेते हैं। ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू पहले उनको बोलने दे दीजिए। माननीय महिला सदस्य हैं, आप शुरू से ही अकबक कर रहे हैं। इनके बाद हाँ, उसके बाद आपको देंगे। बोलिए, लीजिए। हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात बोलेंगे। लगी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न आया था, इसीलिए इसी ठीक सब्जेक्ट पे है, एक ठीक है, जरूरी बोलिए। है हमको लग रहा है कि आप महोदय। महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य हर घर को जल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है महोदय। ठीक है। तो हम माननीय मंत्री जी से बताना चाहेंगे महोदय, हमारे कोडरमा विधानसभा के प्रखंड डोमचांच के निमाड़ी गांव में अब आपको हम रोकते हैं, उसी को आपको रोकते हैं। अब हम महोदय आपको रोकते हैं इस जगह में, इसलिए रोकते हैं कि माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा जी बड़ी मुश्किल से अपने क्षेत्र का सवाल को लाए हैं माननीय मंत्री जी से जानने के लिए। और फिर आप उनको लेकर के साहेबगंज से लेकर के कोडरमा ले जाइएगा तो दिक्कत है। पहले उनका जवाब सुनने महोदय। महोदय उसी में हम केवल एक कल से हम हाथ उठा रहे हैं महोदय, प्लीज ये बहुत जरूरी है महोदय। उसमें डोमचांच आपको क्वेश्चन के रूप में लाना चाहिए था महोदय। डोमचांच प्रखंड का निमाड़ी गांव है महोदय, वहाँ भी इसी शुद्ध पेयजल के लिए जल मीनार बन रहा था महोदय। वो पहली बारिश में धराशायी होकर गिर गया। अच्छा है कि उस दिन हाट नहीं लगा था महोदय, वरना कितनी बड़ी दुर्घटना घटती। महोदय मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि उच्च स्तरीय जांच कराए महोदय। जो माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री है महोदय, वो 3 बार इसी चीज को लेके बैठक हुआ महोदय, लेकिन अभी भी किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। तो सदन के माध्यम से हम एक आग्रह करते हैं महोदय कि जो कोडरमा में जल जीवन मिशन के तहत कार्य हो रहा है, पेटी पे पेटी दिया जाता है महोदय, गुणवत्ता में सुधार हो और उच्च स्तरीय जांच हो महोदय। ठीक, चलिए सीपी बाबू, आप बहुत अब हो गया। अब एक एक क्वेश्चन में हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, बाद में नीलकंठ बाबू आपका काल बहुत हुआ है। चलिए और माननीय सदस्य हैं आपके पीछे। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य अनंत ओझा जी के सवाल पर माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे। माननीय मंत्री जी के काबिलियत पर किसी को शक नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन 2 प्रश्न है सिर्फ। एक तो मैं खुद पीड़ित हूँ रांची का विधायक होने के नाते, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल है, जो भी शहरी क्षेत्र में हो रहा है अध्यक्ष महोदय। कनेक्शन देने का अर्थ यह नहीं होता है अध्यक्ष महोदय कि पानी उसको मिल रहा है। रांची में कनेक्शन दे दिया, पानी कहाँ मिल रहा है, नंबर 1। दूसरा, माननीय मंत्री जी, पांत नगर जलापूर्ति योजना का क्या है, उसका ठेकेदार से आपका संबंध क्या है? सिमडेगा में अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा में वही स्थिति है। नीरल पूर्ति जी एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष सभापति अध्यक्ष महोदय, और उसकी फाइंडिंग्स क्या है? नीरल पूर्ति जी यदि यहाँ उपस्थित है तो बताएंगे अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि हम सवाल क्यों करते हैं? सवाल इसलिए करते हैं कि सरकार उसका उत्तर देगी, समुचित उत्तर देगी, और यदि कहीं कमी है तो उसको ठीक कराने का काम करेगी माननीय मंत्री। तो मेरा इतना ही कहना था। और माननीय मंत्री जब होंगे तो तांत नगर वाला जरूर बताएंगे अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी, चलिए मूल प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करिए। इतने अनुभवी हमारे माननीय सदस्य, शायद इनको पता नहीं है कि तांत नगर योजना जो बहुत बड़ी योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है,
इसकी जांच का आदेश किसने दिया था ये इनको शायद देखना चाहिए, और मैं भिजवा दूंगा, इनके पास पूरा रिकॉर्ड भिजवा दूंगा कि जांच का आदेश मैंने ही दिया था और जांच मैंने ही किया था जाकर पहले, उसके बाद आदेश देकर, और वहां संवेदक से लेकर सभी पर, वहां जितने इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सभी पर कार्रवाई हुई, सभी सस्पेंड हुए। और आज जाकर उस योजना का हालत, आज योजना की स्थिति देखिए, योजना पूर्ण होने पर है। अध्यक्ष महोदय, और जो संबंध, ये संबंध की बात करते हैं, तो संबंध अध्यक्ष महोदय, ये जब मंत्री थे, नगर विकास मंत्री और बहुत बड़े बड़े विभागों में थे, ये अभी हरमू नाला जो है उस पर भी इनसे सवाल होना चाहिए कि हरमू नाला की स्थिति क्या है, उसमें कौन संवेदक था और कितने की योजना थी, ये भी एक सवालिया निशान है, सवाल खड़ा करता है अध्यक्ष महोदय। और संबंध जो होना चाहिए, जिससे जो संबंध होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री और एक संवेदक का संबंध होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, एक मंत्री एक सेक्रेटरी का, एक मंत्री एक इंजीनियर का, तभी एक तालमेल होकर काम हो सकता है, विकास हो सकता है। और मैं इस सदन में स्वीकार करता हूं अध्यक्ष महोदय कि मैं खुद संवेदक को फोन करता हूं और खुद कार्यों को में प्रगति लाने के लिए उन्हें चेताता रहता हूं। कार्य में प्रगति नहीं आने पर मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उन्हें धमकाता हूं, अपने सेक्रेटरी को बोलता हूं, इंजीनियर को बोलता हूं, तभी आज 54% पर पहुंचे इन विपरीत परिस्थितियों। अध्यक्ष महोदय, ये 54% ये अपने दामन में भी झांकना चाहिए अध्यक्ष महोदय ने। और जहां तक हमारे सदस्य अनंत ओझा जी का एक सवाल था, कुछ उनकी जिज्ञासा थी, तो मैं पूरे बता देता हूं। राजमहल विधानसभा के अंतर्गत राजमहल मेगा जलापूर्ति योजना तथा विभिन्न लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एसबीएस और एसबीएस क्लस्टर के द्वारा जलापूर्ति किए जाने का भी लक्ष्य, जिसके विरुद्ध किए गए क्रियाशील जल संयोजन का प्रखंडवार विवरण इस प्रकार है। राजमहल में लक्ष्य है 37,467 का, उसके विरुद्ध हम लोग 19,299 घरों में हम लोग नल संयोजन कर चुके हैं, उससे पानी उपलब्ध हो रहा है। इनके कार्यकाल में, हमारे सीपी बाबू के कार्यकाल में एलएनटी को भी कार्य आवंटित हुआ था। एलएनटी ने क्या किया था, इस पर भी इन्हें गौर करना चाहिए। इनको बहुत अनुभव है सबका कि सिर्फ नल लगा दिया जाता है, पानी नहीं मिलता, इस सब का अनुभव हमारे सीपी बाबू को है। जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं उस क्षेत्र के लोग हाहाकार कर रहे थे पानी के लिए, और समस्या का निदान मैंने किया और आज लोगों को पानी मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। उधवा में अध्यक्ष महोदय 56,995 का लक्ष्य है, उसमें 28,007 घरों में गृह संयोजन किया गया है और पानी मिल रहा है। और साहेबगंज में 17,436 के विरुद्ध 1,000, साहेबगंज में बहुत बताया मैंने कि बहुत सारी परेशानियां आई, उसको दूर करके अब तेजी से काम हो रहा है। वहां पर लक्ष्य कम है, ये मैं स्वीकार करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य को कि इनकी चिंता है, जो चिंता वाजिब है कि हर घर को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत जल्द, बहुत तेजी से काम हो रहे हैं और हर एक घर को हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफल होंगे अध्यक्ष महोदय। शिल्पी ने हाथ अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल आधा घंटा शिल्पी ने अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है, सारा प्रश्नों का मान समान, सारा प्रश्नों का मान समान। अब दूसरा प्रश्न लेने दीजिए, चलिए। हमारी महागठबंधन सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है अध्यक्ष महोदय, अबुआ आवास योजना, ये सवाल उसी से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत सोच विचार के, एक मिनट आपको आनंद जी, अगर इस प्रश्न काफी समय से चला, आपका एक प्रश्न पूरा समय को बर्बाद कर दे, ये भी उचित नहीं आनंद जी, कहीं से उचित। और हम आपको बताते अगर आपको इस प्रश्न के उत्तर से आपको कहीं कुछ हो, सुनिए, एक मिनट आप सुन तो लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप माननीय मंत्री जी के चैम्बर में चले जाएं और माननीय मंत्री जी के चैम्बर में जाकर और बचा खुचा जो भी आपका शंका है नहीं आपका शंका है उसको दूर कर लीजिए, चलो शिल्पी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास, आप उनके चैम्बर में चले जाइए। मेरा सवाल उसी से संबंधित है अध्यक्ष महोदय।
केंद्र सरकार की जो नाकामियां रहा इंदिरा आवास, अब जो प्रधानमंत्री आवास को इन्होंने बंद किया अध्यक्ष महोदय, उसकी भरपाई करने के लिए 5,000 करोड़ का एलोकेशन करते हुए राज्य सरकार ने अपने तरफ से अगवा आवास देने का काम किया है। किंतु अध्यक्ष महोदय, इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने के कारण पिछले टारगेट में बहुत सारी अनियमितता और आप देखिए, फिर हमको फिर आप लोग उत्तेजित कर रहा है। आपको हम बता रहा है सरकार का उत्तर, माननीय बिरिंची जी, मान्य आज हम मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। चलिए, सरकार का उत्तर होता है, आप माने या न माने अलग विषय है। बैठिए, चलिए बोलिए, आज आप बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, माननीय विधायक अनंत ओझा जी हमारे जिले के ही हमारे साथी हैं और ये बात सही है। मैं कुछ दिन पहले वहां गया था और जलापूर्ति योजना को भी मैंने देखा और ये भी बात सही है कि 2013-14 में उसकी आधारशिला भी रखी गई थी। ठीक है, मैंने ही रखा था, वो मैं बोल ही रहा हूं। हाँ, वो भी समझ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। जलापूर्ति योजना एक दिन चला, उसके बाद बंद हुआ, उसके बाद चला कि नहीं चला, फिर वहां पर कई विषय आए क्योंकि गंगा नदी से पानी भी उठाना था और चूंकि गंगा नदी कोई सामान्य नदी नहीं है अध्यक्ष महोदय, उससे पानी लेने का बहुत लंबी प्रक्रिया है, भारत सरकार से लेकर के और सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद वहां पर हमारे देश के सबसे बड़े व्यापारी अदानी जी का भी पोर्ट आया, जिसके वजह से भी काफी डाइवर्जन करना पड़ा। पोर्ट भी डाइवर्ट हो सकता था अध्यक्ष महोदय, बल्कि हमारी योजना ही डाइवर्ट हो गई। तो कई अड़चनें आई हैं और मैंने उस समय मंच में भी यह बात कही है। इस विषय को मैं संज्ञान लेता हूं और चूंकि ये हमारे दोनों के एक कॉमन समस्या है और इसको मैं पर्सनली देखूंगा और इसको जल्द से जल्द पूरा करने का हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। अब हो गया आनंद जी, इसके बाद अब कुछ बात नहीं है। ठीक, धन्यवाद। चलिए शिल्पी जी, अब दूसरे का होने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अब दूसरे का होने शिल्पी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा से अपने सवाल का अच्छा ठीक है, हो गया। चलिए शिल्पी। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को समझना चाहिए, इतने स्वार्थी हो गए महोदय, अपने एक सवाल में 45 मिनट लगाएंगे, बाकी माननीयों का सवाल का 1 मिनट शिल्पी जी, फिर आप में आएंगे, आपका सवाल का हम लेंगे, आपका नाम पुकार देंगे। चलिए लीजिए, सुनिए बोल रहे हैं। बोलता हूं ना, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चिंताएं हमारे विपक्षों को है और इनको लगता है कि इनके जो चेयर है उसमें कांटा आ गया है नीचे से अध्यक्ष महोदय, इसे बैठ नहीं पाते हैं। चिंता से लेकिन चतुराई घट जाता है, तब खड़े हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय। चिंता से चतुराई घट जाता है। और मुझे लगता है जब से मैं जेल से बाहर आया उसमें से तो कुछ ज्यादा ही इनको कांटा चुभ रहा है अध्यक्ष महोदय। खैर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं सारे आंकड़े बताऊंगा, हमारी बारी आएगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और बिल्कुल एकदम आपको संतुष्ट करके, मतलब भरपूर संतुष्ट करके हम आपको सदन से विदा करेंगे। आप अस्वस्थ रहें, हमारी बात आएगी, हम बात बोलेंगे और आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी हमने देखा और आप लोग के जो मंशा है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया है और आपके सभी सवालों को हम लोग एक एक करके नोट कर रहे हैं और एकदम बिंदुवार जवाब भी देंगे। नौकरी से लेकर के
चलिए शिल्पी जी। नौकरी से लेकर के अध्यक्ष महोदय जितने भी इनकी इच्छाएं हैं सारी जवाब देंगे हम। चलिए शिल्पी जी। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बोल रहे हैं कि सारा जवाब का उत्तर देंगे, आप पूरा पूछिए, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से दोबारा अपने सवाल को दोहरा रही हूँ। शुरुआत में कह रही हूँ अध्यक्ष महोदय कि अबुआ आवास योजना जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना रही है अध्यक्ष महोदय, उसमें कई सारी अनियमितता हो रही है क्योंकि सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। आज सरकार का मुझे जवाब मिला है कि एक समिति का गठन किया गया था 2023-11 में, जो पत्रांक संख्या दिया गया अध्यक्ष महोदय, उसके तहत एक पंचायत स्तरीय सत्यापन दल गठन किया गया है अध्यक्ष महोदय। मगर इन समिति सत्यापन दल चलने नहीं दीजिएगा माननीय सदस्य, चलने नहीं दीजिएगा। जनता का सवाल, माननीय सदस्यों का सवाल का ऐसा ही हर्ष करिएगा। नहीं, देखिए माननीय सदस्य, जनता का सवाल है और आप ही माननीय सदस्यों के द्वारा लाया गया है। देखिए अनंत ओझा जी कितना संतुष्ट होकर के गए, ऐसे शिल्पी नेहा तिर्की जी का भी है। अब आप सवाल को चलने नहीं दीजिएगा, व्यवधान उत्पन्न करिएगा, ये अच्छा परिपाटी में नहीं शुमार होगा। और मैं समझता हूँ किसी का कुछ क्षति नहीं होगा, सबका क्षति होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, आसन से आग्रह है माननीय सदस्य, आप लोग अपना आसन पर जाएं, उनको पूछने दीजिए। अबुआ आवास का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है और जवाब भी सरकार से लेना है। बैठिए भानु जी, बैठ चलिए। पूरक में मेरा यही सवाल है जो सरकार के उत्तर खंडिका 2 में दिया गया है कि पंचायत स्तरीय सत्यापन दल का गठन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस पंचायत स्तरीय सत्यापन दल में एक भी मेंबर एक्टिव नहीं है अध्यक्ष महोदय। 1 मैन आर्मी चलाया जा रहा है पंचायत में। एक सदस्य, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि केवल सूची लेके जाता है अध्यक्ष महोदय और उसके तहत आवास अलॉट कर दिया जा रहा है। मैं सरकार से केवल ये दरखास्त करना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि 2 डायरेक्शन, क्योंकि नया योजना था, कुछ कमी बेसी हुआ है इसमें मानती हूँ, मगर 2 इम्पोर्टेंट डायरेक्शन सरकार जारी करे अपने तरफ से विभाग। एक तो है अध्यक्ष महोदय कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए जो ये सत्यापन, थोड़ा जवाब ले लेते हैं, अध्यक्ष महोदय मैं समय उतना व्यर्थ नहीं करना चाहती हूँ, हाउस का भी पॉइंट में आ जाती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए इस पंचायत स्तरीय सत्यापन दल का, और जितने भी मेंबर्स हैं अध्यक्ष महोदय, इन सभी मेंबर को पंचायत स्तरीय चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उसमें एक्टिव करना चाहिए। और दूसरा है अध्यक्ष महोदय कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का गठन किया गया है अध्यक्ष महोदय, जिसको मॉनिटरिंग बॉडी के तहत बनाया गया, उस कमिटी को भी तुरंत एक्टिवेट किया जाए। क्वेश्चन तो लेना और फील्ड में जाके ये लोग मॉनिटरिंग करें अध्यक्ष महोदय। आज रांची जिला में मात्र 20% योजना कार्यान्वयन हुआ है और अध्यक्ष महोदय 5000 करोड़ रुपया सरकार ने एलोकेट किया है। शायद ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि राज्य सरकार इतने बड़े मात्रे में आवास दे रही है अध्यक्ष महोदय। सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए 2 डायरेक्शन विभाग अपने तरफ से निर्देशित करे। ठीक, माननीय मंत्री जी, देखिए इरफान साहब उत्तर दे रहा है, आप लोग समर्थन नहीं करिएगा तो हमारा, चलिए सर आप उत्तर दीजिए। सर रियली सर आई अप्रिशिएट, अपनी बहन को मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने किया महोदय। अबुआ आवास जो हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना था महोदय, कि हम जब देश के प्रधानमंत्री ने महोदय झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया, झारखंड के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए जब उनका पीएम आवास बंद कर दिया महोदय, तब मुख्यमंत्री जी ने सबको बुलाकर एक विशेष कमेटी बुलाकर महोदय अबुआ आवास का सोच के लिए महोदय आगे बढ़े। और मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हम अगर देश के प्रधानमंत्री अगर हमारा पीएम आवास बंद कर देंगे तो ऐसे में हम लोगों को क्या कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम अबुआ आवास हम देंगे। तो महोदय लोगों को लगा कि नहीं, अबुआ आवास क्या है, नहीं है, ये भाजपा के लोग पहले हल्ला कर रहे थे क्या होगा नहीं होगा। जब महोदय ये जमीन पर ये जब आवास आया, हम लोग जब इसका प्रचार प्रसार किए तो लोगों में उत्साह बढ़ा कि क्या है अबुआ आवास, इतना अच्छा अबुआ आवास, क्या कॉन्सेप्ट है महोदय। तो इसमें महोदय मैं तो कहूँगा कि जो हमारी जो सदस्य है, हमारी जो विधायिका हैं, इनका जो सुझाव उन्होंने दिया है महोदय, इस पर हम अच्छा सुझाव है, संशोधन इसको करना है। और मैं आश्वस्त करता हूँ नेहा जी को कि एक कमेटी हम लोग बना रहे हैं जल्द,
उसमें महोदय डीसी के साथ साथ, ताकि निगरानी के लिए डीसी के साथ साथ विधायक भी उस कमेटी में होगा महोदय। सभी विधायक भी होंगे, भाजपा के विधायक भी होंगे, डीसी के साथ बैठक करेंगे। अगर इनको लगता है कि आबो आवास में कहीं गड़बड़ी है तो आप लोग बैठ के उसको चयन करें महोदय। मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, हो गया शिल्पी जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद इतना निर्णायक फैसले के लिए, यहाँ से अपने डिसीजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब